अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। 1 साल 8 महीने बाद रियासत पाकिस्तान में दूसरा कौमी सानहा, 2 शरीफों की अलग अलग आमद और अलग अलग ही कौमी सलामती पर इजलास। सरबराह पाक फौज जनरल राहील शरीफ का अहद-ए-नौ के दहशतगर्दों और उनके खुफिया ठिकानों को अब की बार पूरी कुव्वत से ख़त्म किया जाएगा और कोमिंग ऑपरेशन में मजीद तेज़ी लाई जाएगी। और दूसरे शरीफ का कोहे हमालिया को छूता जज्बा कि मुल्क को हर किस्म की दहशतगर्दी से पाक कर देंगे। नाजरीन, दोनों शरीफों पर जज्बों का इल्हाम ऐन उस वक्त हुआ कि जब दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान बार के सदर बिलावल कासी पर फायरिंग की और फिर हस्पताल दाखिल होकर 70 से जायद मासूम अफराद को शहीद कर दिया। ये सवाल तो खैर शायद अदब की हद से बाहर है कि एक ऐसा सूबा कि जहाँ की हर गली, हर शहरा और हर चौराहे पर FC तैनात है, वहाँ दहशतगर्द घुसे कैसे, बारूद पहुंचा कैसे, कामयाब हुए क्यों। मगर एक ही मसवदे पर सुल्तान राही स्टाइल के डायलॉग अब कौम को रिलीफ नहीं, अनफॉर्चुनेटली तकलीफ दे रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान की जिस गैर मज़कूरा शिक पर सबसे ज्यादा अमल हुआ है वो दोनों अतराफ से डायलॉग हैं। अगर हकीकत मुख्तलिफ होती तो आज हमारे पास जवाब होता कि जनूबी पंजाब की पट्टी कलदन तंजीमों के मराकज़ से खाली क्यों नहीं, मिलिट्री कोर्ट्स कायम, सजाए मौत का इख्तियार भी, तो नफाज शरीयत का ऐलान करने वाले मुस्लिम खान फिर कौन सी जेल में है। नजरियात की जंग अगर हम जीत चुके होते तो मुल्ला मंसूर यहाँ क्यों मारा गया, बलोचिस्तान में खुले आसमान के नीचे अफगान तालिबान उनके हाथों बैत कैसे ले गए। नाजरीन, आज ही क्यों कोमिंग ऑपरेशन में तेजी आए, क्या ये रियासत पाकिस्तान का पहला सानहा है। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने आज नेशनल असेंबली में खड़े होकर क्वेटा वाक़े की तहकीकात सिक्योरिटी अदारों के सपुर्द की जाए इसका तकाजा किया और कहा कि अगर वो इसमें नाकाम हो जाते हैं तो इदारे के सरबराह को ओहदे से हटा दिया जाए। जमहूरी निज़ाम में सुकन ना होते तो बात 16 आने की है, मगर ये वही निज़ाम है कि जहां रियासत की खुद मुख्तारी चैलेंज हो जाए। सानहे एबतबात पर DGI-SI ऐवान में खुद खड़े होकर जिम्मेदारी कबूल कर लें तो इस्तीफे के मामले पर तमाम अरकान की जबान तालू से चिमट जाती है। इल्फाज के गोरख धंधे, काउंटर टेररिज्म की नई हिकमत अमली, फ़कत जज्बों की बरकरफ्तारी जख्मों का मरहम हरगिज नहीं हो सकती। कौमी सलामती के इजलासों में जज्बाती तकरीरों से रियासत पाकिस्तान को अमान नहीं हो सकती। इंटेलिजेंस इदारों, हुकूमती ऐवानों और बलोचिस्तान में बैठी सदर्न कमांड को अपनी कोताहियों का एतराफ़ और गलतियों की तलाफी करनी पड़ेगी। इसी हवाले से बात करेंगे। मौजूद है आसमा जहांगीर साहिबा, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, लीगल एक्सपर्ट हैं। आसमा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत अफसोस, आपकी फ्रेटर्निटी के अंदर इतना बड़ा लॉस हुआ है। ऑल आर डीपेस्ट कंडोलेंसेज विद यू। फरमाइएगा आसमा बीबी के आज कहा गया ऐवान के अंदर कि रॉ और मोसाड पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय अपनी इस्लाह की जाए। व्हाट डू यू थिंक? देखिए मेहर, ये बातें तो बड़ी दफ़ा हो चुकी हैं। अब आप सोचें कि बार एसोसिएशंस को थ्रेट कब से आ रहे थे और क्वेटा बार इस कदर वनरेबल थी। फिर आप ये इमेजिन करें कि ये पूरी तरीके से प्लान हुआ कि पहले प्रेसिडेंट साहब जो वकील हैं कासी, उसको टारगेट किलिंग की। उनको पता था कि वकील जो हैं ये हमेशा इनकी बहुत बॉन्डिंग है, ये हमेशा सारे इकट्ठे होके पहुंच जाएंगे अस्पताल। आप सोचें कि इस प्लानिंग में कोई इंटेलिजेंस इन्हें नहीं मिली। आखिर किसी ने वॉच किया होगा कितने बजे वो घर से निकलते हैं, उनको पता होगा कि कौन सा अस्पताल करीब है। और अभी तो मुझे जो वकला ने बताया वहाँ पे कि बहुत सारे वकील तो अपना काम छोड़ के अभी आने वाले थे और जब ब्रेक होती तो और भी वकील वहाँ इकट्ठे होते। इंटेलिजेंस की कंप्लीट फेलियर। इंटेलिजेंस का सिर्फ काम ये रह गया है कि ये देख लें कि मैं कहाँ पे थी, फलां कहाँ पे था, और अजीब और गरीब किस्म की डिसइंफॉर्मेशन फैलाना। भाई, हमारे मुल्क को एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, हमारी इंटेलिजेंसिया ख़त्म हो गई सारी, और चुन चुन के सहाफ़ियों को भी मार रहे हैं, वकला को भी मार रहे हैं, राइटर्स को भी मार रहे हैं, नौजवानों को भी मार रहे हैं। तो कब ये काम कब ख़त्म होगा? और बिल्कुल अगर ये आप कहती हैं कि अचकज़ई ने कोई बात गलत नहीं की, मैं कितनी दफ़ा क्वेटा गई हूँ और हर दफ़ा अचकज़ई साहब के बाशमूल बहुत सारे लोगों ने, और वो भी लोग जो कि खुद गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, वो बार बार कहते थे देखें यहाँ पे ये एक्सट्रीमिस्ट आ गए हैं, यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे पहले कभी इस तरह मदरसे नहीं हुए थे, यहाँ पे कभी यहाँ फ़िरका वारियत नहीं हुई थी, और वो निशानदेही करते थे जहाँ जहाँ वो बैठे हैं। तो अगर हमें लोग बताते थे तो इनको नहीं पता था, तो फिर कौन सा ऑपरेशन इन्होंने किया?
कब इन्होंने निकाले आज तक मुझे बता दे। जैसे कहा गया कि कोमिंग ऑपरेशन, तो ये कोमिंग ऑपरेशन पहले क्यों नहीं हुआ? हम सबको मार के कोमिंग ऑपरेशन होगा? मगर आसमा जी बताइएगा, आपको याद होगा कि एबटाबाद ऑपरेशन के बाद वजीर आजम लंदन में थे, वापस आए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ा उनका दो टोक और स्ट्रिक्ट मौकफ था। उन्होंने कहा हेड शुड रोल, इस्तीफे मांगे जाने चाहिए, ये इंटेलिजेंस फेलियर है। वो नवाज शरीफ था जो हुकूमत में था, आज वो नवाज शरीफ हैं जो वजीर आजम हैं, जिनकी असेंबली में खड़े होकर उनको महमूद खान अचकजई की तरफ से ये सजेशन दी जाती है कि आप इनसे रिजल्ट ओरिएंटेड काम दें, डेडलाइंस के अंदर मांगे और अगर ना पूरा हो तो इस्तीफे तलब करें। इज इट आयरॉनिक? देखिए, बात यह है कि सरबराहों को आप फारिग कर दें, उससे कोई मसला नहीं हल होगा। मसला तब हल होगा कि ये हमारे जो सियासतदान हैं ये अपना जो फेयर है ये निकाल दें। ये पब्लिकली और बात करते हैं, प्राइवेटली और बात करते हैं। ये कसम खा के आके टीवी पे बताएं कि प्राइवेटली ये सब ये बात करते हैं कि नहीं करते हैं, कि यहाँ पे गुड तालिबान और बैड तालिबान की पॉलिसी अभी तक चल रही है। अगर चल रही है तो चले, गवर्नमेंट वाले तो चला रहे हैं, उनको तो हम कंडेम हर लफ्ज़ों में करते हैं, मगर मुझे अपोजिशन का बताएं कि हम किस तरफ जाएं। हमारी अपोजिशन का रोल भी यही है। यहाँ पे आप देखिए, अपोजिशन की एक पार्टी जो है वो मदरसों को पैसे दे रही है, उस मदरसे का जो अलग ऐलान कह रहे हैं कि हमारा लिंक है तालिबान के साथ, हमारा लिंक है उन तालिबान के साथ जिन्होंने लोगों को यहाँ से किडनैप किया, उन तालिबान के साथ जिन्होंने यहाँ पे लोग हमारे मारे। वो कोई इस चीज़ को डिनाई नहीं करते हैं। आप जाके उनको पैसे देते हैं, उसके बाद जब आपको सवालात पूछने होते हैं तो आप डर जाते हैं। आपको सवाल तब भी पूछना चाहिए था कि भाई आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी? आफ्टर ऑल एक आदमी जो कि वांटेड था दुनिया में, वो यहाँ पे एबटाबाद में बैठा था, तो क्या मुझे और आपको पता होना चाहिए था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता होना चाहिए था? हमारे बारे में तो ये भी पता होता है कि हमने आज दाल खाई है या आज हमने मुर्गी खाई है, तो इनका क्यों नहीं पता है इनको? और इनका क्यों नहीं said, ये तो नजर आ रहा है इंटेलिजेंस लैग था, मगर आपको नहीं लगता कि ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस कुछ सिविलियन साइड से भी देयर इज अ लॉट मोर टू बी डिजायर्ड? नो, ऑफ कोर्स नॉट सेटिस्फाइड। कौन सेटिस्फाइड है इससे? मैंने तो आपसे पहले कहा कि सिविलियन साइड तो कोई है ही नहीं। वो तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, हैंड्स अप करके खड़े हुए हैं। और जो भी पॉलिसी बनती है वो कोई सिविलियन तो नहीं बनाता है। और अगर ये नहीं बनाएंगे, मेरा ख्याल है कि दोनों, जैसे हम कहते हैं कि दोनों को एक पेज पे आना पड़ेगा। ये वक्त आ गया है, ये गेम्स नहीं अब चल सकती हैं। बार बार हमें ये कह देते हैं, आज भी आप देख लें, कल का आप देख लें। मैं तो कल टीवी देखा 6 बजे जाके, क्योंकि मैं यहाँ नहीं थी, क्रिकेट में टीवी नहीं आ रहा था। मुझे तो आपके किसी ने फ़ोन किया तो मुझे ये पता चला कि ये सानिया हो गया, तो वहाँ से हम भागे फिर पहली फ्लाइट से वापस। मगर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मैंने सुना कि जी ये सीपैक के दुश्मन हैं। अरे भाई, कोयटा के वकीलों का क्या काम सीपैक से? उन्होंने कोई सीपैक का कॉन्ट्रैक्ट लेना है? उन्होंने सीपैक से पैसे खाने हैं? उन्होंने सीपैक का कॉन्ट्रैक्ट करना है? को खुदा का खौफ करें। आपको कहां से वही आ गई ये बात? पहले आर्मी चीफ साहब ने कहा तो तोते की तरह हमारे वजीर आजम ने भी कह दिया। भाई कोई सही सीरियसली बैठ के इसका खोज निकाले। फिर बाहर के अगर कोई आ रहे हैं तो उनको पकड़ो। क्यों आ रहे हैं बाहर के लोग? लाओ उनको सामने, पकड़ो उनको, बैनुल-अक़वामी दुनिया के सामने उन्हें पेश करो। नहीं मगर आसिफ जी, कौन सीरियसली बैठ के खोज निकाले? आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, आज पीएम ने भी आला सतही इजलास किया है और अब मुल्की सूरत हाल के ऊपर एक पार्लिमानी मुश्तरका इजलास बुलाने का भी एक डिमांड उठ गई है। सो कौन से फोरम के ऊपर आप कह रही हैं कि बैठें और संजीदा एतबार से बात करें? आर दे नॉट डूइंग दैट ऑलरेडी? देखिए, कर लें पार्लियामेंट का, बिल्कुल मुश्तरका इजलास कर लें, मगर खुदारा डर छोड़ के, खौफ छोड़ के, एक दूसरे की पॉइंट गेन किए बगैर ये इशू आप रेज करें और इसका कोई हल निकालें। जब तक ये टेररिज्म और टेररिस्ट यहाँ पे इस मुल्क में जहाँ चप्पे चप्पे बैठे हुए हैं, जहाँ पे नर्सरीज ख़त्म नहीं की जाएंगी, जहाँ पे हैंडलर्स को नहीं पकड़ा जाएगा, मेयर उन बच्चों को पकड़ लेना जिनको हैंडलर्स उठा लेते हैं, ज़दोकोब करते हैं, उससे फ़ायदा नहीं है। मैं कहती हूँ हमेशा कि मो कर रहे हो आप, लॉन को मो कर रहे हो आप, उसको जड़ से नहीं निकाल रहे हैं और ना हमारी नीयत है। मगर आसमा जी, आज एक बिविल्डर्ड महमूद खान अचकजई ने असेंबली में पूछा कि हमें बताया जाए कि पॉलिसी कौन बना रहा है, फैसले किसके हाथ में है, कि हमें किसके पीछे चलना है। वुड यू लाइक टू गिव हिम सम क्लैरिटी? मेरे सबको पता है,
سب کو پتا ہے, آپ بھی پرائیویٹلی سب سے بات کرتی ہیں, کوئی ڈینائی نہیں کرتا ہے کہ ہاتھ وہاں نہیں ڈالا جا رہا جہاں پہ ڈالنا چاہیے تھا پوری طرح سے. میں یہ نہیں کہتی کہ کچھ کیا نہیں ہے, بہت کچھ کیا, میں اس کو مانتی ہوں بہت کچھ کیا, مگر اس طریقے سے, اس اسٹریٹجک طریقے سے نہیں کیا. ابھی بھی ہم ان خوابوں میں ہیں کہ شاید کچھ یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے ساتھ ہیں, یہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں, یہ ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں, اور پھر ہم ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں. ہم پہلے خود لاسٹلی آسما صاحبہ, ڈس انفارمیشن از اے ویری ویلڈ پوائنٹ, اور ہم ابھی بات بھی کریں گے نیب کے نکات کے اوپر, مگر یہ مجھے بتائیے کہ اب آپ جانتی ہیں کہ پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس لیپس کر گیا ہے, پورے ملک کے اندر کومنگ آپریشنز کا آغاز اور انٹیلیجنس کے لیے کونے کونے تک جایا جائے گا, یہ بھی احکامات جاری ہو گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اب ایک جو لیگل کور نہیں موجود, بارہا ہماری اطلاعات ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مانگ رہی ہے بار بار, چودھری نثار بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر پھر سے پوپا کو پھر سے لایا جائے, کہیں نہ کہیں سستی ہے, کہیں نہ کہیں نہیں لایا جا رہا. سو از دیر اے ڈسکنیکٹ, ڈو وی اسٹل نیڈ اٹ؟ دیکھیں ماما مہر, میں آپ سے ایک عرض کروں, جو لیگل کور یہ دیتے ہیں وہ یہ مس یوز کرتے ہیں. جتنا پوپا مس یوز ہوا ہے, جتنا اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ یوز ہوا ہے, اور یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب آپ ان چیزوں کو مس یوز کریں گے تو ان کی نوعیت اور ان کی جو افادیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور پھر یہ لوگ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور اس سے بھی ٹیررزم بڑھتا ہے. میں آپ کو کئی ایگزامپلز دے سکتی ہوں جہاں پہ یہ دونوں قوانین اس غلط طریقے سے اور اس ریمپنٹ طریقے سے مس یوز ہوئے ہیں جس کا کوئی حد حساب نہیں. ویسے ان کو کیا لیگل کور چاہیے, ان کو سب کچھ دے دو, سب کچھ دے دو, مگر یہ پالیسی تو اپنی ٹھیک کریں. جب تک پالیسی نہیں ٹھیک کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کی سوچ ابھی وہاں ان کے وہاں ہے, ابھی بھی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے, کچھ فرق نہیں پڑا ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ آسما جہانگیر صاحبہ موجود تھی, کہہ رہی تھی پوپا اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی نوعیت اور افادیت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. بہرحال یہ اس لیے بھی ڈیبیٹیبل ہے بیکاز جو ہمارے پاس نیب کی شکل میں ایک ایجنڈا بھی ہے, نکات بھی ہیں, ان کے اوپر عمل درآمد کتنا ہو رہا ہے, کتنا کیا افیکٹو ہے. دیر از نو کمیٹی سٹنگ اوور دیر, دیر از نو بیرومیٹر ٹو چیک کہ بھئی کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا, کیا چیز کتنی افیکٹو ہے. سن سیٹ کلوز تھا 2 سالوں کا, کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر ریفارمز بھی لانے تھے, اس حوالے سے بھی صوبوں نے کوئی کام نہیں کیا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, مگر آپ کو بتاتی چلوں آج اسپیکر ایاز صادق نے پیمرا کو ایک لیٹر بھیجا ہے, نوٹیفیکیشن بھیجا ہے کہ جو بھی پارلیمنٹ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر, ان کے اوپر نوٹس لیا جائے. صرف اور صرف یہ درخواست ہے. محترم ایاز صادق صاحب, گزارش ہے آپ سے, آپ اپنا کورم پورا کرا لیا کریں اپنے ہاؤس میں جس کے آپ سپیکر ہیں. وہ کورم جو پورا نہیں ہوتا اور قراردادیں پاس نہیں ہوتی, جو کل بھی نہیں ہوئی تھی, تو بہت بہتر کام ہو جائے گا. نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ایک زبردست سی ڈیبیٹ کرا لیا کریں اپنے ہاؤس کے اندر, یقینی طور پہ ہم سب لائن میں کھڑے ہو جائیں گے. ویری شارٹ بریک, we're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. پشاور میں 150 بچوں کے تابوت کاندھے پہ رکھ کر تب ایک شریف صاحب نے عہد کیا کہ خولا میری بیٹی اور حذیفہ میرا بیٹا ہے, ان کے قاتلوں کو انجام تک پہنچائیں گے. ناظرین, اور دوسرے شریف صاحب نے اپنے دراز میں ننھے لاشوں کی تصاویر رکھ کر یہ عزم ظاہر کیا تھا کہ ہم دہشت گردوں کو کیفے کردار تک پہنچا کر دم لیں گے. ان بریفنگز, ان احکامات, سیاسی اور عسکری ملاقاتوں, ایوان کے مشترکہ اجلاسوں اور کل جماعتی کانفرنسوں کے باوجود نتیجہ کیا ہے؟ ایک ہی مسودہ سامنے رکھ کر قوم سے بار بار ایک ہی عہد. ناظرین, مصمم ارادوں اور 20 نکاتی قومی ایکشن پلان کے باوجود اگر یاد ماضی عذاب تھا تو خیال حال سے بھی دل بیٹھنے لگا ہے. ناظرین, سانحہ کوئٹہ میں 70 سے زائد لاشیں اٹھانے کے بعد ایک بار پھر نیشنل ایکشن پلان پر سوال دراز ہے. جب کوئٹہ پر قیامت ٹوٹی اس وقت بڑے صاحب مری کی یکبستہ فضاؤں میں موسم کا مزہ لے رہے تھے. اس وقت تک انٹیلیجنس اداروں میں ہم آہنگی کا فقدان نظر آیا میاں صاحب کو, نہ ہی وفاق اور صوبے میں رابطہ کاری کی کمی محسوس ہوئی. 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان کو 1.5 سال بیت جانے کے بعد اس 1.5 برس میں 400 لوگوں کو پھانسی گھاٹ چڑھا دیا گیا, اور ان میں سے صرف 1/4 دہشت گرد تھے. فوجی عدالتوں کا 2 سالہ قیام مدت ختم ہونے کے قریب, مگر کوئی نئی قانون سازی عمل میں نہیں آئی. نیکٹا کا ڈائریکٹریٹ تو بن گیا, مگر 1.6 بلین روپے میں سے 1 پائی خرچ نہیں کی جا سکی.
88,000 मसाजिद और मदारिस की जियो टैगिंग हुई। पंजाब के 62,000, खैबर पख्तूनख्वा की 75% और बलोचिस्तान की 60% मसाजिद और मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर अमल दरामद भी हुआ। मगर इसके बावजूद दहशतगर्दाना वाकयात रुक क्यों नहीं रहे? पंजाब के 13,000 मदारिस में से सिर्फ 2 मदारिस को बंद किया गया है। कलअदन तंजीमों का खात्मा तो बड़ी दूर की बात है, अक्सर तंजीमें नाम बदलकर मकरू खेल खेलने में ही मसरूफ कार हैं। सिपाही सहाबा पहले मिलत इस्लाम और फिर अहले सुन्नत वल जमात के नाम से मुतहर्रिक हुई। अहले सुन्नत वल जमात 2012 में पाबंदी के बावजूद अभी भी मुतहर्रिक है। 4th शेड्यूल में शामिल लश्कर तैयबा अभी भी जमातुद दावा के नाम से सरगर्म अमल है। जैश उल मोहम्मद आज भी खुदामुल सलाम के नाम से काम कर रही है और तहरीक नफाज फ़काए जाफरिया पर पाबंदी लगी तो इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के नाम से सामने आ गई और ये आज भी फाल है एज वी स्पीक। दहशतगर्दों की फंडिंग रोकने के लिए 121 अकाउंट जरूर ब्लॉक किए गए, मगर खानों की मद में 50 अरब की इमदाद, चंदों और अगवा बराए तावान को ना रोका जा सका। बैंड ऑर्गेनाइजेशंस को आज भी खालों के नाम पर करोड़ों रुपए ताउन मिल रहा है। इसी तरह दहशतगर्दों का कम्युनिकेशन नेटवर्क तोड़ने का ख्वाब भी अधूरा रहा है। सिर्फ कराची शहर में इस वक्त भी रॉ के 20 स्लीपर सेल्स मकरू कार्रवाइयों में मसरूफ हैं एंड एज वी स्पीक पहला कोमिंग ऑपरेशन अभी कराची में उसका आगाज हो चुका है। लेकिन आपको बताती चलूं कि जनूबी पंजाब आज भी दहशतगर्दों की सबसे बड़ी अमाजगाह है। 1700 से जायद इंतहाई मतलूब मोस्ट वांटेड मैन जो हैं 729 का जो ताल्लुक है वह जनूबी पंजाब से है इनमें से, और पंजाब में 95 कलअदन तंजीमें मुतहर्रिक हैं। काउंटर टेररिज्म फोर्स के कयाम पर पंजाब और बलोचिस्तान में 2 बैचेस पास आउट करके जिम्मेदारी अदा कर दी गई है, मगर खैबर पख्तूनख्वा और सिंध का अल्लाह ही हाफिज है। यह है वो नेशनल एक्शन प्लान कि जिस पर एक बार फिर वजीर आजम कल तफसीली इजलास करके कौम को एक और दिलासा, एक और तसल्ली देने जा रहे हैं। लेकिन यही एतराज अस्करी इदारे भी उठा रहे हैं कि कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद में सियासी सुस्ती रुकावट है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आज आप देख रहे हैं कि 2 किस्म के नैरेटिव्स उठ गए हैं। असेंबली के अंदर कहा जा रहा है कि इस्तीफे लो, इंटेलिजेंस एजेंसी से द हेड्स नीड टू रोल, दे नीड टू एक्सेप्ट, सदर्न कमांड नीड्स टू स्टेप डाउन। दूसरी जानिब से हम देख रहे हैं कि ये भी बताया जा रहा है कि भाई बड़े इसके अंदर नुकात हैं जो हुकूमत वक्त ने करना था, वफाकी सूबाई हुकूमतों ने काम करना था मगर नहीं कर रहे। महर मुतालबा दुरुस्त है, हेड मस्ट रोल, लेकिन हर उस रिस्पॉन्सिबल का हेड रोल करना चाहिए जो कर रहे हैं जी, जो अपनी जिम्मेदारियों से फेल हो रहे हैं। अगर आप जिम्मेदारियों की फहरिस्त बनाएं तो जिम्मेदारियां मैं ना अपने अदारे का दिफा कर रहा हूं ना किसी और पे इल्ज़ाम तराशी कर रहा हूं। आप नेशनल एक्शन प्लान के 20 नुकात उठा लें, 20 नुकात में नुक्ता सिर्फ एक है कि टेररिज्म के खिलाफ एक मुसम्मम इरादे के साथ जंग करनी है और टेररिज्म को ख़त्म करना है। बाकी 19 पॉइंट ये हैं कि टेररिज्म किस तरीके से होती है, क्या क्या करना है, उसमें मदरसे भी शामिल हैं, नसाब भी शामिल है, कॉमिंग ऑपरेशन भी शामिल हैं, इन बैंड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पाबंदी भी शामिल है, इनके न रुकने का एवरीथिंग। 19 पॉइंट असिस्ट करते हैं सिर्फ एक एजेंडे को कि दहशत गर्दी के खिलाफ हमने जंग करनी है। पॉलिटिकल लीडरशिप को मसलहत अंदेशी काम नहीं करने दे रही, दे आर नॉट फोकस्ड। वो ना अपने मसाइल से निकल रहे हैं, ना अपनी करप्शन के झमेलों से बाहर आ रहे हैं, न एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ देने के झमेलों से बाहर आ रहे हैं, न उनका फोकस ये है। ये अगर आप देखें कि इस वक्त हुआ क्या है, एक बहुत अंदोहनाक वाक़या, एक बहुत पेनफुल इंसिडेंट कोयटा में हुआ और मेरी उन पूरी फैमिलीज के साथ हमदर्दी हैं। वो हमारे दोस्त थे, हमारे भाई थे जो मरे हैं, एंड दे शुड नॉट हैव लॉस्ट देयर लाइफ। मुझे बात बताइए, अब 2-3 इश्यूज हैं, जैसे मिलिटेंसी के फंड्स चोक करने थे, ये जरा डोमिनेंट एरिया रहा है अभी तक। मिलिटेंसी के फंड्स चोक करने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने चोक करने, उन्हें कुछ अकाउंट्स मुंजमद किए, जो फंडिंग कर रहे हैं उन्होंने देखो चंद 121 अकाउंट मुंजमद कर देने से नहीं रुकता काम। इंटरेस्टिंगली आज तो भारत भी चला गया है अमेरिका की मदद लेने के लिए। वो कहते हैं कि जो आपके मौलाना मसूद अजहर हैं, उनकी जैश चीफ हैं आपके, वो कहते हैं उनके करोड़ों रुपए अकाउंट के अंदर पड़े हैं, हमने इसके ऊपर खत लिख दिया है हुकूमत पाकिस्तान को, ना वो जवाब दे रहे हैं। मेरी बात सुने, जॉन केरी भी यही लैंग्वेज बोल रहा है, अशरफ गनी भी यही लैंग्वेज बोल रहा है, नरेंद्र मोदी भी यही लैंग्वेज बोल रहा है, अचकजई भी यही लैंग्वेज बोल रहा है। एक कॉमन लैंग्वेज बोल रहे हैं जी। और वो बार बार ये कहना चाह रहे हैं कि दहशत गर्दी पाकिस्तान से होती है, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज रोग हैं।
بات یہ ہے میں کسی ایجنسی کا دفاع نہیں کر رہا. اٹ از این انٹیلیجنس فیلئر. واقعہ میرے ملک میں ہوا ہے, کوئٹہ شہر میں ہوا ہے. دہشت گرد کوئٹہ خود کچھ جیکٹ پہن کے افغانستان ہر گلی نکے چوراہے کے اوپر ایف سی کھڑی ہے ادھر سر. 90% بھی ایریا ہے آپ کا. میری بات سنیں پلیز, دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. سدرن کمانڈ سے سوال کون کرے گا؟ آپ پلیز دیکھیے میری بات سنیں. کوئٹہ کیا سب سے بڑا صوبہ ہے رقبے کے اعتبار سے, اس کا 95% بی ایریا ہے جس کی انرولمنٹ ان کے لوکل ٹرائبل ہیڈز کے پاس ہے. 200 سال پرانا نظام اگر آپ نافذ کر کے سب سے سینسٹیو پروونس کو آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جب آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کو واٹر ٹینک سے 85 کروڑ روپے نکلے گا رئیسانی کی, پھر ان کی بیکریوں سے 5-5 کروڑ روپے نکلیں گے, کیونکہ یہ فالس انرولمنٹس ہوتی ہیں, بوگس سر. وہ میں انرولمنٹ انڈرسٹینڈ کرتی ہوں نظام کو. ایک سیکنڈ سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ کون سے نکات ہیں where there is more left to be desired نیپ کے اندر سے, چاہے وہ بینڈ آرگنائزیشنز ہیں, چوکنگ دا فنڈنگ ہے, نیکٹا ہے, کیا ایشوز ہیں جدھر آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ ریفارمنگ کرمنل جسٹس سسٹم ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں مائنڈ سیٹ کہاں تیار ہو رہا ہے, نرسریز کہاں ہیں. یہ ہمارے مدرسے ہیں, چاہے وہ اسلام آباد کے اندر ہو, لال مسجد ہو, یا ہر شہر میں موجود ہوں. یہ تمام مدرسے فیڈرل گورنمنٹ کی ریچ سے باہر نہیں ہیں. ان کی طرف دیکھتے ہوئے ان کے پر جلتے ہیں, اس کی طرف پرواز کرتے ہوئے. سر وہ پر نہیں جلتے, وہ ادھر اشارہ کرتے ہیں کہ ان کو پروٹیکشن آپ نے دی ہوئی ہے. جو پروٹیکشن دیتا ہے اس کو ہینگ ہم. ہاؤ ڈیئر ہی گیو اے پروٹیکشن. پرائم منسٹر آف پاکستان کے ہوتے ہوئے ایک ایجنسی ان کو پروٹیکشن دے سکتی ہے؟ کیسے دے سکتی ہے؟ آپ مجھے دیں اختیارات, میں آپ کو کنٹرول کر کے دکھاتا ہوں. Prime Minister of the day is a very powerful person. He is sitting in the assembly with 2/3 majority. He is the one who nominates the Chief of Army Staff. How cannot he hold the institution accountable if he has the moral authority? لیکن اگر وہ چور ہے, اپنی چوری چھپا رہا ہے, اپنے جرائم چھپا رہا ہے, بی ایریا کو آپ کیٹیگری اے ایریا میں کنورٹ نہیں کر رہے ہیں, آپ ان سارے بڈیروں کو پال رہے ہیں, پنجاب میں بھی اور بلوچستان میں بھی. کیوں پال رہے ہیں ویسے؟ مجھے مختصراً بتائیں. وقت کی قلت ہے. سیاسی قوت ووٹ بینک مستحکم کر رہے ہیں. سیاسی قوت چاہیے. ووٹ بینک مستحکم کر رہے ہیں. ہاں, اپنا ووٹ بینک مستحکم. اور اسی لیے آپ کو لگتا ہے کہ بار بار ریکویسٹ کے باوجود رینجرز کو پنجاب میں نہیں آنے دے رہے ہو؟ رینجرز کو پنجاب میں نہ آنے دیا ہے, نہ آنے دیا جائے گا. اب یہاں فورس کیوں نہیں, یہاں آرمی کیوں نہیں اپنی مرضی سے رینجرز دے کے جاتی؟ نہیں جا سکتی. سندھ میں آپ کی ہمت سندھ والوں پہ بڑی چلتی ہے, پنجاب میں نہیں چلتی؟ نہیں, سندھ کی پروونشل گورنمنٹ نے ریکوزیشن کیا ہے رینجرز کو. جو لیگل ایک لیکونا ہے اس کو آپ دیکھیں. ان ایڈ آف سیول پار آپ آرمی کو بھی بلا سکتے ہیں اور فیڈرل فورسز کو بھی بلا سکتے ہیں. Sir, is there a lot of frustration in the ranks in the army right now? There is none. نہیں, کہ civilian side of the NAP is not being implemented. اس حوالے سے ہے کوئی resolutions? No, there is no frustration. فوجی آدمی اپنی آرگنائزیشن سے باہر کا سوچتا ہی نہیں. اس کو جو ٹاسک دیا جاتا ہے وہ اسی کا سوچتا ہے. Yes, general officers, they are frustrated and they understand کہ ہمارا we are not on one page. The government of the day is not looking in the direction in which army is looking. And army is having a solo flight. بہت بہت شکریہ. میرا انٹیلیجنس کا ایکسپیرینس ہے. I have done it in Punjab. جی. جب تک آئی بی, اسپیشل برانچ, سی آئی ڈی, ایم آئی اور آئی ایس آئی ایک پیج پہ ہو کے نہیں کریں گے, یہ وہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں جس کے کوئی فرنٹیئرز نہیں ہوتے, جس کی سرحدیں نہیں ہوتی. احکامات دیے نا وزیر اعظم نے کہ اب ایک پیج پہ صوبائی اور وفاقی انٹیلیجنس زبان سے نہیں ہوتے, اختیارات سے ہوتے ہیں. تو وہ اختیارات نہیں ہیں ہمارے وزیر اعظم کے ہاتھ میں. وزیر اعظم کس کو, وزیر اعظم خود ہینڈل کرے گا. وہ وزارت خارجہ کرے گا, وزارت عظمیٰ کرے گا, یا پاناما لیگ سے ڈیل کرے گا. بہت بہت شکریہ. بڑا واضح پیغام دیا ہے آج جنرل ریٹائرڈ اعجاز ایوان صاحب نے. کہہ رہے ہیں کہ حکومت اپنے مصلحت کا شکار ہے, اپنے پرابلم جو درکار ہیں دامن شاید پاک نہیں ہے. پاناما لیکس جیسا بڑا سکینڈل سر پہ ہے, اپوزیشن سڑکوں پہ ہے, اسی لیے شاید مکمل توجہ جو ہے وہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بہرحا اس حکومت کی نہیں نظر آ رہی. ان کا یہ کہنا ہے جنرل صاحب کا کہ فوج اس حوالے سے بہرحا ریزرویشنز رکھتی ہے کہ وہ سولو فلائٹ کے اوپر گامزن ہے. ٹیررزم ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے وہ فوکس, وہ توجہ جو حکومت وقت کی ہونی چاہیے وہ بدقسمتی سے نہیں دکھائی دے رہی. ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے سندھ کے نئے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی کراچی کے اندر پھرتیوں کے حوالے سے. اسٹے ود اس, نیوز آئے.
वापस आने का शुक्रिया। खबर है कि सिंध के नए वजीर आला मुराद अली शाह ने कराची में जमीनों पर गैर कानूनी कब्जे पर रिपोर्ट और चाइना कटिंग के खात्मे के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। नाजरीन, उनका ये हुक्म है कि ऐसी पॉलिसी मुरतब की जाए कि जिस इलाके में भी कब्जा हो, इलाके का SHO उसका जिम्मेदार होगा। वजीर आला का हुक्म जितना सादा है, मसला उतना ही गंभीर है। इस घन चक्कर को समझने के लिए इतना ही बहुत है कि चाइना कटिंग केस आला अदालतों में कई बार सुना गया, फैसले हुए, फैसलों पर अमल दरामद के लिए भी अदालतें लगी। फिर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो हरकत में आया, छापे, तहकीकात, नाकाबिले जमानत वारंट, तमाम हरबे आजमाए गए और FIA अफसरान की अपनी जगह 220 की स्पीड से दौड़े भी लगी। जो मुजरिमान मफरूर थे वो मफरूर रहे, जो जमानत पर थे वो जमानत पर ही सरकारी महकमों और हुकूमती मशीनरी का हिस्सा हैं। वजीर आला मुराद अली शाह नैब अदालत में चलने वाला 20 प्लॉटों की चाइना कटिंग का एक केस उठाकर देख लें तो बखूबी समझ जाएंगे कि सरकार की जमीनों पर कब्जा, तामीरात, पार्कों, यहां तक के कब्रिस्तानों की प्लॉटिंग कैसे और कौन से असर रसूख इस्तेमाल करके की जाती है। इस केस में MSN उर्फ चन्नू मामू कि जो सिंध की दूसरी बड़ी सियासी जमात के राइट मैन हैं कि नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी है। नाजरीन, और जो मुल्जिमान मफरूर हैं उनमें डिप्टी डायरेक्टर सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी क़यास अहमद अलवी, अब्दुल बासित खान, मुख्तार हुसैन, एडिशनल डायरेक्टरेट M नासिर शामिल हैं। और जो जमानत पर पुरकशिश सरकारी ओहदों के मजे ले रहे हैं, इनमें से असिस्टेंट डायरेक्टर KDA एहसन उल हक समेत 9 मुल्जिमान हैं। ये रिकॉर्ड मुतसिब इदारों के पास मौजूद है। नए वजीर आला के ओहदे का हल्फ उठाने से पहले तक सिंध हुकूमत FIA से नाला थी कि जब सिविक सेंटर पर रात की तारीखी में छापा मारकर चाइना कटिंग की 10,000 फाइल्स कब्जे में ले ली गईं तो सिंध हुकूमत के बल्दियाती महकमे ने एक खत लिखकर FIA पर इख्तियारात से तजावुज का इल्जाम आयद किया, सख्त तनकीद की और रिकॉर्ड की जल्द अज जल्द वापसी का मुतालबा भी किया। रिपोर्ट की तलबी वजीर आला के इख्तियार का मामला जरूर है, मगर चाइना कटिंग से लेकर भत्ताखोरी, लैंड माफिया, गैर कानूनी असलहे और सियासी जमातों के अस्करी विंग के सभी मामले कराची की खुली किताब के खुले बाब हैं। नाम भी मौजूद हैं, सबूत भी मौजूद हैं। इस किताब में कमी है तो वो सिर्फ विल और इख्तियार की है। तो एहतियात कीजिएगा मुराद अली शाह साहब, कहीं आपके नाम का एक नया बाब ना खुल जाए। सवारी लब्बे ना लब्बे, स्पीड 190। एक छोटा सा ये आज की अहम तरीन खबर, मगर इसके साथ साथ आज की सबसे बड़ी खबर जिसे कहा जा सकता है नाजरीन, वो मकबूजा कश्मीर की है। मंथ लेटर देयर इज नो साइन ऑफ पीस इन कश्मीर, बट हाउएवर नरेंद्र मोदी हैज फाइनली स्पोकन अप। नाजरीन, मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू के 32 दिन दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी राजनीति सख्ते में है और इसके जो है वो तमाम तर पार्लियामेंटेरियंस ये बारहा प्रेशर डालते चले गए नरेंद्र मोदी के ऊपर, BJP के ऊपर कि क्यों वजीर आजम जो है वो मुकम्मल तौर पे खामोश हैं। कश्मीरियों की नस्ल कशी के इस नए बाप की 32वें दिन जो है वो हिंदू बनिया का सरदार बोला भी है आज, तो आज बोला है और क्या बोला है ये आप मुलायजा कीजिए, आपको बता देते हैं। नाजरीन, कश्मीरियों अमन से रहो, ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी। अमन से रहो कश्मीरियों, आपको मकबूजा कश्मीर की तरक्की अजीज नहीं। 6000 कश्मीरियों की आंखें निकाल देने और 60 से ज्यादा कश्मीरियों को शहीद कर देने के बाद जमहूरियत का नाम नेहाद चौधरी बोला भी है तो ये बोला है, मलामत का इजहार किया भी है तो क्या किया है कि मेरे लिए ये बड़ा दर्दनाक मौका है। नरेंद्र मोदी कहते हैं इट्स वेरी पेनफुल फॉर मी कि मासूम कश्मीरी नौजवानों के हाथों में लैपटॉप्स होने चाहिए, किताबें होनी चाहिए, उनके पास बस्ते होने चाहिए, लेकिन उनके हाथों में किसी ने पत्थर थमा दिए हैं, किसी ने पत्थर थमा दिए हैं। नाज़रीन, इस जालिम प्रधानमंत्री को 6000 लोगों की आंखें निकाल देना नजर नहीं आ रहा, ना ही भारतीय जुल्म बर्बरियत के हाथों जामे शहादत नोश करती खल्के खुदा दिखाई दे रही है। ये वो नरेंद्र मोदी है कि जो GST बिल के ऊपर बोले और बड़े फख्र से बोले कि नहीं रह सके आज के, ना ही गाय माता के तहफ़्फ़ुज़ पर वो आज चुप रह सके, यानी कि हर इशू पे बोलते हैं और आज ही 31 डेज के बाद उनने चुप का रोजा तोड़ा है। इसके साथ साथ अहम डेवलपमेंट ये भी हुई है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भारत के कश्मीरियों पर मुज़ालिम के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा को खतूत भी लिखे हैं और साथ अमलन कश्मीर पर पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़े की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून और इंसानी हकूक़ के कमिश्नर के नाम अपने खतूत में वज़ीर आज़म ने कश्मीरियों के हद खुद मुख्तारियत के लिए सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल कराने का मुतालबा किया है। आज
फाइनली वो लेटर्स लिख दिए गए जिसका तस्करा सरताज अजीज साहब बारहा पिछले हफ्ते कर रहे थे। इन इश्यूज पे बात करेंगे। हमारे साथ तारिक पीरजादा साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, इन अमूर पे गहरी नजर रखते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पीरजादा साहब अस्सलाम वालेकुम। तो सर, बड़ी खबर तो मेरे नजदीक आपका नरेंद्र मोदी का आज का बयान है। 31 दिन बाद उन्होंने चुप का रोजा तोड़ा है। कांग्रेस बड़ी बरहम रही कि क्यों खामोश हो भैया, क्यों खामोश हो, हर इशू पे तो बोलते हो। आज जब बोले हैं, वेरी डिसअपॉइंटेड सर। डू यू थिंक ये मजीद जो अनरेस्ट है कश्मीर में और डिस्कनेक्ट है नौजवानों का, वो बढ़ेगा उनके इन बयानात से? मैं इस इंतजार में था कि मोदी बिलाखिर इस मौजू पर बात करे। देखिए, खामोशी से मामलात को पाँव के नीचे दबाकर छुपाया नहीं जा सकता। चुनांचे 31 दिन का कर्फ्यू, 5000 लोगों की जख्म, 85 लोगों की लाशें, उसके अलावा सैकड़ों लोगों की आंखें, मोदी का चेहरा एक दहशतगर्द का चेहरा, बिलाखिर उसको बात तो करनी पड़ी। तो मैं अक्सर जो कहता आया हूँ भारतीय दानिश्वरों से, भारतीय हुक्मरानों से, वो यही बात कहता आया हूँ कि कश्मीर पर बात कर लें इससे पहले कि कश्मीर खुद बात करना शुरू करे। इसका मतलब वो तो खुद बात कर रहा है। मगर पीरजादा साहब, मुझे बताइए, आज नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बड़ा मुझे दुख होता है कि नौजवानों के हाथों में लैपटॉप्स और किताबें होनी चाहिए, क्रिकेट बैट्स होने चाहिए, मगर इनके हाथों में किसी ने पत्थर थमा दिए, किसी ने पत्थर थमा दिए। ये किसी के ऊपर स्ट्रेस यानी कि इशारा जिधर है आप भी वाज़े तौर पे जानते हैं। फिर उन्होंने ये भी साथ कहा है कि उनको दुख हुआ इस बात का क्योंकि कश्मीरी भी उसी तरह जो है वो फ्रीडम, आज़ादी इंजॉय करते हैं जिस तरह हर भारतीय करता है। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह अपनी हुकूमत में आने के तकरीबन 6 महीने के अंदर ये कश्मीर में गए थे और इन्होंने पाकिस्तान पे कुछ हमले किए थे वहाँ से, मैं चाहता हूँ कि ये इस कर्फ्यू के दौरान वहाँ जाकर मुझे दिखाएं और वहाँ जाकर यही अपील करें कि लैपटॉप होने चाहिए, पत्थर नहीं होने चाहिए। इनको मालूम नहीं कि आज़ादी की तहरीकों में लैपटॉप नहीं हुआ करते, उसमें तो संगीन। अच्छा पीरजादा साहब, इनका जो एलाय है उधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, उन्होंने बारहा नरेंद्र मोदी को ये बार बार कहा कि आप जो सेपरेटिस्ट हैं, जो अलहदगी पसंद हैं, उधर उनको एक मेज पर लाने की बात करें, उनसे मुज़ाकरात करें, मगर आज उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया। सो डू यू थिंक ही फॉरगॉट अबाउट इट, या डू यू थिंक इट्स स्टिल नॉट अ पार्ट ऑफ पॉलिसी? ये नहीं करना चाहेगी बीजेपी या कर नहीं सकती? देखिए, नहीं कर सकते हैं, अभी मुनासिब दबाव। Because Valley में they're highly unpopular now, ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो वो तो एक कठपुतली हुकूमत है, इसमें कोई शुबा नहीं महबूबा मुफ्ती की। एक बात, मोदी एक खुला दहशतगर्द है। अभी जो बयान आपने पढ़कर सुनाया उसमें उन्होंने कहा, उनकी तहरीक, आज़ादी की तहरीक को कहा कि ये वायलेंस है, इसको शन कीजिए, इससे एतराज कीजिए, मुश्तनिब रहिए। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि ये इनकार या डिनायल में रहना हिंदुस्तान का कि ये आज़ादी की तहरीक नहीं है, ये तशद्दुद है। हम आपको कहते हैं कि अमन की आशा, अमन का राग गाइए। मैं सिर्फ ये कहूँगा जो सूरत हाल चल रही है कि भारत को बहुत जल्द महसूस हो जाएगा कि ये तहरीक आज़ादी जो इस मकबूजा कश्मीर में चल रही है, साड़ी शॉल डिप्लोमेसी, इससे भारत की जान नहीं बच सकती। मोदी साहब और मियां साहब के दरमियान साड़ी शॉल पॉलिसी जो है, डिप्लोमेसी जो है, बर्थडे डिप्लोमेसी भी जो है, वो बारहा अभी इट्स स्टेलमेट, कुछ हो नहीं रहा उधर। आपको लगता है, बिकॉज हमने बड़ा सोचा था कि इस हवाले से शायद ये नया बाप खुल सकेगा, कहीं पेशरफ्त हो सकेगी, मगर ऐसा नहीं हो रहा। कश्मीर के इशू के ऊपर इट सीम्स एवरीथिंग इज। देखिए, एक बड़ा मसला ये होता है जब हुक्मरान अपनी एक सोच के साथ चलें जो कि रियासत के मुफाद से टकराती हो, तो उस वक्त बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन हकाइक ये हैं कि मियाँ साहब ने 3.5 साल मोदी के साथ मोहब्बत का हर हरबा, तिजारत का हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया है। नतीजा क्या निकला? मायूसी। मियाँ साहब की पॉलिसी को मोदी ने नाकाम कर दिया है। वजह यह है कि मियाँ साहब तिजारत में यकीन रखते हैं, कश्मीर के मसले को 10, 20, 30 साल के लिए छोड़ देना चाहते हैं। लेकिन हकाइक क्या है? आखिरी फिक्र में कहना चाहता हूँ, हकाइक है कश्मीर, सियाचिन, सरक्रिक, पाकिस्तान की सलामती के बुनियादी मुफादात जिनसे मियाँ साहब की सोच में तसादुम है। अच्छा, तसादुम लग रहा है आपको? खुला तसादुम। सर, आज इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी ने भी हमारे कमिश्नर को तलब किया और कहा गया कि जो 2 बंदे पकड़े उधर वैली के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर, जिन्होंने कहा कि हमारा ताल्लुक लश्कर तैयबा से, हम उधर से ट्रेन होकर आए, ये बस कर दें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिया, इसको इंटरनेशनली भी इशू को उठा रहे हैं। इसके कंप्लीट बरअक्स गुलबशन यादव, हमारे हाथ में हाजिर सर्विस अफसर आ गया, मगर
आई डोंट थिंक कि हमने इसको उतना निचोड़ा या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर या इसके ट्रायल के हवाले से इतना। मैं आपको एक वाकया याद दिला दूं, जब मियाँ साहब पहली मरतबा मुआयना करने के लिए, दूसरी मरतबा नहीं, पहली मरतबा मुआयना कराने के लिए लंदन गए, तो उन्होंने फौरन क्लिनिक में जाने से पहले मीडिया से खिताब फरमाया था। उनसे जब सवाल ये किया गया तो उन्होंने फरमाया कि दोनों मुल्कों को एक दूसरे के मामलात में दखलंदाजी से गुरेज करना चाहिए। ये मियाँ साहब की सोच है। आप अंदाजा लगाएं, पाकिस्तान का वजीर आजम कम से कम पाकिस्तान को 50% मुरीद इल्जाम समझता है। तो मियाँ साहब के लिए मसला ये है, और कश्मीर की तहरीक को खतरा भी यही है कि हमारे पास जो वजीर आजम है उसकी सोच दिल से दयानतदारी पर मबनी हो सकती है, लेकिन फिक्र जो है जिस बुनियाद पर कायम है वो बहुत ही गलत मंतक पर, वो बहुत ही गलत मंतक। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तारिक पिज़ादा साहब मौजूद थे, कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन पाई जाती है डोमेस्टिक पॉलिसी के हवाले से, मगर बहरहाल नरेंद्र मोदी के जो बयान मंजर आम पर आए हैं, आज उन्होंने 31 दिन बाद चुप का रोज़ा तोड़ा है, तो यकीन मानिए कि जो बयान दिए हैं बेहतर ही होता कि ना देते, खामोशी इख्तियार रखते कि ये डिस्कनेक्ट, ये डिसइल्यूजनमेंट जो मजीद बढ़ेगी इनके इन बयानात से, वो बहरहा अच्छी साबित नहीं होगी। बिकॉज अ मंथ लेटर देयर इज स्टिल नो साइन ऑफ पीस इन कश्मीर। एक स्लिप ऑफ टंग हो गया, उसकी दुरुस्तगी करना चाहूँगी शो के खात्मे के अंदर। मैंने कहा कि तहरीक फ़िक़्ह जाफरिया बैंड है, तहरीक फ़िक़्ह जाफरिया बैंड नहीं है, तहरीक जाफरिया बैंड है। ऑफ कोर्स इन द फ्लो ऑफ थिंग्स मुंह से निकल गया, आई वुड लाइक टू करेक्ट इट। मगर जाने से पहले एक और चीज़ आपको बताते चलें, कुछ आपको फुटेजेस दिखानी है नाजरीन। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे अभी आप जो देख रहे हैं, ये हाथ में प्ले कार्ड्स उठाए इन नन्हे मुन्ने बच्चों का एक पैगाम है, आपके नाम, मेरे नाम, इंसानियत के नाम और तमाम इंसानी हकूक़ के अलंबरदार इदारों के नाम। हमें बचा लो, हमें ढूंढ निकालो, मैं यहाँ हूँ, मुझे बचा लो। ये है इन शामी बच्चों का पैगाम कि जो पिछले 5 बरसों से इक़्तिदार और सियासत की भीड़ चढ़ गए। 2011 से अब तक शाम में 13,000 से ज़ायद मासूम बच्चे और 2,90,000 से ज़ायद निहत्ते अफराद आलमी ताकतों की बर्बरियत का निशाना बन गए हैं। मुफादात की इस जंग में दारुल अमन समझे जाने वाले 336 शिफा खानों को भी नहीं बख्शा गया। 50% इलाज गाहें और सेहत के मराकज़ आज भी बंद हैं। तो 50 लाख से ज़ायद शामी अपना वतन छोड़कर दियारे गैर में पनाह लेने पर मजबूर हैं, मगर इंसानी हकूक़ के लंबरदारों और चाइल्ड प्रोटेक्शन के दावेदारों का दिल नहीं पसीजता। क्लस्टर बमों, कीमियाई बमों और स्नाइपर गनों से छलनी होती ये नन्ही इंसानियत पोकेमॉन नामी मुहिम से ज़िंदगी की भीख मांग रही है। इस ज़िंदगी की भीख कि जिससे फ़लस्तीनी, कश्मीरी, पेशावरी बच्चे भी डरते हैं और शायद सानहे क्वेटा के बाद हम भी खौफज़दा हैं। आज के लिए इजाज़त, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।